हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमआरवी क्लासेज में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका हमने 3 वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किया, पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट फोर्थ। ठीक है। इसके पहले हमने जो पार्ट थर्ड वाला वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें हमने क्या बताया था, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। अब जो हमारा पार्ट 4 है इसमें हम देखेंगे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। कौन सी अभिक्रिया की बात करेंगे? प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। समझते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया का मतलब। प्रतिस्थापन का मतलब प्रतिस्थापित कर देना, मतलब ऐसी अभिक्रिया जो किसी यौगिक को क्या करे, उसके यौगिक में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से हटा दे। जैसे हमने क्या कहा कि हम हैं, मान लीजिए हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, हमारी क्रियाशीलता ज्यादा है क्योंकि हम टीचर हैं, आपकी क्रियाशीलता कम है क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। अब मान लीजिए एक चेयर है, चेयर, ठीक है, से इमेजिन करिए क्लास का एक चेयर है, उस चेयर पर आप बैठे हैं और जैसे ही हम आते हैं, हमने क्लास में एंटर किया, तो आप क्या होंगे? खड़े हो जाएंगे क्योंकि हमारी क्रियाशीलता ज्यादा है, आपकी क्रियाशीलता कम है। और फिर वहां कौन बैठ जाएगा? हम बैठ जाएंगे। आप कहीं भी चले जाओ, उठकर खड़े होकर कहीं भी चले जाओ। ठीक है। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। एक तत्व जो अपने यौगिक में पहले से उपस्थित है वो अपना स्थान छोड़ दे, क्यों? क्योंकि उसकी क्रियाशीलता कम है। ठीक है। और वो वहां कौन आ जाए? वो तत्व आ जाएगा जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। जैसे मैं अगर क्लास में एंटर करूंगा और कोई बच्चा अगर चेयर पर बैठा हो तो चेयर छोड़ देगा, मैं उस चेयर पर बैठ जाऊंगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरी क्रियाशीलता ज्यादा है। समझते हैं। यहाँ एक एग्जांपल से मान लो लिखा है ए प्लस में बी सी गिव्स करके। हमने कहा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है किसी भी तत्व को क्या करना? प्रतिस्थापित कर देना। तो ए की क्रियाशीलता ज्यादा है, मैं कह रहा हूं उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, क्रियाशीलता जो है वो ज्यादा है। ठीक है। और ये एक यौगिक है, यौगिक मतलब तत्वों का समूह। इस यौगिक में जो बी तत्व है, कौन सा? बी तत्व है, इसकी क्रियाशीलता कम है, इसकी क्रियाशीलता कम है। ठीक है। हमें क्या होता है ना, हमें केंद्रीय धातु देखना होता है, तो इसमें केंद्रीय धातु बी है और इसकी क्रियाशीलता क्या है? कम है। अब क्योंकि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, उसकी क्रियाशीलता कम है, तो ये तत्व क्या करेगा? इस तत्व के यौगिक से, इस यौगिक से इस तत्व को विस्थापित कर देगा और इसकी जगह खुद आ जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा? ए सी प्लस में बी। समझ में आया? ए की क्रियाशीलता ज्यादा थी, बी की क्रियाशीलता कम थी, तो ए ने क्या किया? बी का स्थान ग्रहण कर लिया। ठीक है। तो एक बी की जगह कौन आ गया? ए आ गया, तो ए और सी बन गया और बी यहाँ से निकल गया। इसका मतलब बी यहाँ से प्रतिस्थापित हो गया है। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। लिखते हैं इसको। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अधिक जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील तत्व के यौगिक, तत्व के यौगिक से तत्व के परमाणु, तत्व के परमाणु को विस्थापित कर, को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाता है।
ठीक है। प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, हमने लिखा वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, मतलब ऐसा तत्व जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। जैसे मान लो हमने लिखा ए हमारा एक तत्व है और बी प्लस सी ये यौगिक है, ये क्या है, यौगिक है, ठीक है। तो ये इसकी क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है मतलब ये अधिक क्रियाशील तत्व है। कम क्रियाशील तत्व को, ये यौगिक है, इसमें एक तत्व है बी, इसकी क्रियाशीलता कम है। कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से, मतलब ये एक यौगिक है, इसमें एक तत्व बी है जिसकी क्रियाशीलता कम है। तत्व के यौगिक से तत्व के परमाणु को, तो इस तत्व का यौगिक है, ठीक है, ये कम क्रियाशील तत्व का यौगिक है, इसमें एक परमाणु बी है, परमाणु को विस्थापित कर देगा। ये ए जो है अधिक क्रियाशील तत्व है और ये एक यौगिक है जिसमें एक तत्व का परमाणु बी है, तो ये अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और उसका जगह स्वयं ग्रहण कर लेगा, लिखा है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। तो ये बी को, ए क्या करेगा, बी को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा, तो क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी, ठीक है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। तो प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार, विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार, विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया में दो प्रकार की होती है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया निम्न दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो, निम्न दो प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। सबसे पहला है एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहला क्या है, एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। पहला क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो अभी हमने जो ये डेफिनेशन बताया है वो किसका डेफिनेशन है, एकल विस्थापन अभिक्रिया का ही डेफिनेशन है, ठीक है। मतलब अगर कोई एकल विस्थापन अभिक्रिया पीछे पूछे तो सेम यही डेफिनेशन हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। वही हमारा क्या हो जाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन का मतलब है कि केवल एक ही तत्व होगा जो क्या करेगा, विस्थापन करेगा। जैसे हमने लिखा था ए प्लस बी और सी, तो इसमें विस्थापन किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, इसकी क्रियाशीलता कम है। तो विस्थापन कौन कर रहा है, यही केवल एक ही तत्व के कारण विस्थापन हो रहा है। और विस्थापन जब एक तत्व के कारण हो रहा है तो केवल एक ही तत्व विस्थापित होगा, तो यहाँ केवल बी विस्थापित होता है, बी निकल जाता है, ठीक है, ए और सी बन जाता है। तो इस प्रकार के विस्थापन को एकल विस्थापन कहते हैं, सेम है इसका डेफिनेशन है। एग्जांपल इसका समझते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या है एग्जांपल, Fe प्लस में CuSO4 गिब्स करके बनाएगा FeSO4 प्लस में Cu, ठीक है। ये क्या है, आयरन कह सकते हो, ठीक है, ये क्या है, आयरन, आयरन। और ये क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो आयरन की जो क्रियाशीलता होती है, कॉपर सल्फेट एक यौगिक है, ठीक है, इसमें एक परमाणु है या कह सकते हो एक तत्व है कॉपर। तो आयरन की जो क्रियाशीलता होती है कॉपर से ज्यादा होती है, मतलब आयरन की क्रियाशीलता ज्यादा होती है और कॉपर की क्रियाशीलता कम होती है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर के यौगिक से इस कॉपर के तत्व को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, तो कॉपर निकल जाएगा और उसकी जगह वो स्वयं आ जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, Cu हट गया, यहाँ आ गया और Cu की जगह Fe आ गया, ठीक है। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। और चूंकि Fe इसकी जगह आ रहा है और Cu केवल निकल रहा है, केवल एक तत्व प्रतिस्थापित हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट बन गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, ये पहला एग्जांपल है, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं जिंक प्लस में CuSO4, ठीक है, ये जिंक है,
जिंक और CuSO4, जिंक है ये और ये क्या है कॉपर सल्फेट। तो जिंक की क्रियाशीलता भी ज्यादा होती है किससे, कॉपर से। कॉपर सल्फेट के यौगिक से कॉपर सल्फेट के यौगिक में कॉपर नामक तत्व से जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। तो जिंक क्या करेगा, अधिक क्रियाशील तत्व है किससे, कॉपर से। तो जिंक क्या करेगा, अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा और उसकी जगह स्वयं आ जाएगा। तो कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा। तो ZnSO4 प्लस में Cu, ठीक है। जिंक सल्फेट बन गया, क्या बन गया, जिंक सल्फेट, ठीक है। क्या बन गया, जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट बन गया। इस तरीके से क्या हो गया, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए हम एक और यहाँ पर रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक है। आप इसको कंप्लीट करेंगे, एक और हम एग्जांपल लिखते हैं, इसको आप कंप्लीट करके कमेंट करेंगे। क्या है, Pb मतलब लेड प्लस CuCl2, CuCl मतलब कॉपर क्लोराइड, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया ही है और एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है। आगे इसके बाद ये पहला था, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, जिसमें से पहला क्या था, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दूसरा लिखते हैं द्विविस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होगा, द्विविस्थापन का मतलब क्या होगा, दो लोग विस्थापित हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, दो लोग विस्थापित हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ लिख दूं A B लिख दूं प्लस में C और D लिख दूं। अब क्या होगा, दो लोग विस्थापित हो जाएंगे, इसका मतलब है ये A जो होगा ये इसकी जगह आ जाएगा और ये क्या होगा, इसकी जगह आ जाएगा। मतलब दोनों लोग आपस में क्या कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए यहाँ चलाएगा, ठीक है, और सी यहाँ चलाएगा, तो ये BC बन जाएगा। या सी भी लिख लो, सी यहाँ चलाया ए की जगह और ए कहाँ चला गया, सी की जगह, तो CB प्लस में ए यहाँ आ गया तो AD, ठीक है। इस प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के आयन आपस में बदल जाए और दो नए तत्व बन जाए, या कह सकते हो दो नए यौगिक बन जाए। देखो ये कोई यौगिक है, AB क्या है, यौगिक, CD क्या है, यौगिक। अब दो यौगिक है, ठीक है, और A क्या है, एक तत्व है। यौगिक ये पूरा यौगिक है, ये पूरा यौगिक है, लेकिन अगर इसको अकेला पूछा जाए A को, तो ये तत्व है, ये भी तत्व है, ये तत्व है और ये तत्व है, लेकिन ये पूरा यौगिक है, ठीक है। तो यहां से यहाँ आने पर क्या हो रहा है, एक की जगह कौन आ रहा है, सी आ जा रहा है, एक की जगह सी आ जा रहा है। मतलब कौन अपना स्थान बदल रहा है, तत्व अपना स्थान बदल रहे हैं, ठीक है। तो जिस रासायनिक अपक्रिया में तत्व क्या कर ले, दो तत्व, जिस रासायनिक अपक्रिया में कोई दो यौगिक में उपस्थित तत्व अपना स्थान बदल ले, ठीक है, तत्व या कह सकते हो आयन अपना स्थान बदल ले, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, फिर नया यौगिक बन जाएगा। जैसे यहाँ देखो ए भी है, ये भी है, यहाँ क्या बन गया, CB बन गया, नया यौगिक बन गया। इसमें कोई नया CB नहीं था, यहाँ CB कोई नहीं था, लेकिन यहाँ CB बन गया, मतलब नया यौगिक बन गया जब ये अपना स्थान बदल लिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल समझते हैं। लिखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयन, जिसमें दो यौगिकों के आयन अपना स्थान बदल लेते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं तथा दो नए यौगिक बनते हैं, तथा दो नए यौगिक बनते हैं। क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसको समझते हैं हम, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब इस रिएक्शन को पूरा करते हैं, तो सोडियम क्या होगा, इस Ba की जगह चलाएगा, बेरियम की जगह चलाएगा, और बेरियम क्या होगा, इस सोडियम की जगह चलाएगा, ठीक है। तो जैसे ही सोडियम यहाँ आएगा, या कह सकते हो बेरियम यहाँ आएगा, तो बेरियम यहाँ Ba हो गया
Na हट जाएगा, Na2 हट जाएगा तो Ba और SO4 बन जाएगा, BaSO4 प्लस में क्या बन जाएगा, Na जैसे Cl के पास आएगा तो NaCl बन जाएगा। समझ में आ रहा है? Ba, अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो Na2 था, सिर्फ यहाँ Na क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि यहाँ Na की संयोजकता 1 होती है, ठीक है, तब तो कोई इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए Na की संयोजकता +1 होती है, SO4 सल्फेट पर -2 आयन होता है, -2 चार्ज होता है, तो इसकी -2 होती है। तो यहाँ आयनों को ना लिखकर, प्लस माइनस ना लिखकर ऐसे ही लगाते हैं, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ लिखते हैं, ठीक है। तो Na2 और SO4 1 लिखो, चाहे सिर्फ SO4 लिख दो। ऐसे ही BaCl2 का होता है, BaCl2, ठीक है। देखते हैं BaCl2 का कैसे होता है। Ba जो होता है इस पर 2 प्लस होता है, कितना प्लस, 2, और Cl पर केवल 1 माइनस होता है, तो इसको इसके साथ लिखते हैं, इसको इसके साथ लिखते हैं, तो क्या बन जाता है, Ba1 और Cl2, ठीक है, मतलब BaCl2। तो क्या होगा यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ है, Na और Ba, यहाँ Na की जगह Ba आ गया है, Na की जगह क्या हुआ है, Ba आ गया है, और Ba की जगह कौन आ गया है, Na, ठीक है। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हमने क्या किया है कि पहले वीडियो में पार्ट 1 में किसी भी रासायनिक, सॉरी पार्ट 2 में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है बताया हमने, ठीक है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कर सकते हैं, कैसे, सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ सोडियम अकेले है तो यहाँ 2 लगा दो, सोडियम 2 सोडियम 2, यहाँ सल्फेट SO4 1 सल्फेट SO4 1, Ba1 Cl2 2, अब देखो Na भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, मतलब रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक, ये 2 यौगिक हैं, इन यौगिकों के आयन, एक आयन ये हो गया सोडियम आयन Na पॉजिटिव, और एक आयन ये हो गया Ba, ठीक है, Ba पॉजिटिव, ये आयन, ये दोनों आयन क्या किए हैं, यौगिकों के आयन अपना स्थान बदल लिए हैं, ये आयन अपना स्थान बदल लिए हैं, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। जैसे इसने अपना स्थान बदला वैसे एक नया यौगिक मिल गया, ठीक है, नए यौगिक बनते हैं, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला रिएक्शन है AgNO3 प्लस में KCl, या इसका नाम पहले लिख लेते हैं, ये सोडियम सल्फेट, क्या है, सोडियम सल्फेट, और ये है बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, ये क्या है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है AgNO3 प्लस में KCl, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो आयन क्या होंगे, अपना स्थान बदल लेंगे, मतलब Ag कहाँ चला आएगा, K की जगह, और K कहाँ चला आएगा, Ag की जगह, तो क्या हो जाएगा, KNO3 प्लस में क्या हो जाएगा, AgCl, रिएक्शन बैलेंस है। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, इसका क्या नाम है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसका क्या नाम है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अब इसका क्या नाम है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और इसका क्या नाम है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो उम्मीद है अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया, देखिए सबसे पहले बात करेंगे उष्मा क्षेपी की। कौन सी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया, उष्मा, उष्मा का मतलब उष्मा हीट, और क्षेपी का मतलब निकलना, मतलब जिस अभिक्रिया से उष्मा निकलेगी उष्मा क्षेपी कहलाएगी, सीधा सा है। उष्मा का मतलब उष्मा, शोषी का मतलब सोखना या अवशोषित करना,
मतलब जिस अपक्रिया से उष्मा का अवशोषण होगा, उष्मा को सोखा जाएगा, उसे हम उष्मा शोषी अपक्रिया कह देंगे। सिंपल सा है, ठीक है। तो लिखते हैं वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है अर्थात निकलती है, जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद ग्लूकोज हमारे बॉडी में क्या होता है, जब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और हम ऑक्सीजन जब ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो ग्लूकोज का जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का, तो हमें क्या मिलती है, ऊष्मा निकलती है। मतलब भोजन का पाचन एक प्रकार की कौन सी अपक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है, ठीक है। तो ये वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले, जिस भी रासायनिक अपक्रिया से ऊष्मा निकलेगी उसे ऊष्मा क्या कह देंगे, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। अब जो ऊष्मा निकलती है ना, उसको प्लस लगा के लिखते हैं, और किधर लिखते हैं, उत्पाद के साइड। जैसे मैंने कहा हम ग्रेफाइट को जला रहे हैं, किसको, ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट को अगर वायु की उपस्थिति में जलाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। प्लस में 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। कितनी ऊष्मा, 94 किलो कैलोरी। तो जो भी ऊष्मा निकली है, इसमें ऊष्मा निकल रही है, इसलिए ये कौन सी अपक्रिया है, ऊष्मा शोषी। अब चूंकि ऊष्मा निकल रही है इसलिए हम उत्पाद के साइड में प्लस लगा के लिखते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया का मतलब इसमें ऊष्मा निकले। ये एक अपक्रिया है, इसमें 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। अगला है ऊष्मा ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी क्रिया क्या होगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या हो, ऊष्मा का अवशोषण हो, ठीक है, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता हो। मतलब रासायनिक अपक्रिया पूरा करने के लिए किसकी जरूरत है, ऊष्मा की। तो हम जो घर में जो है अपने रसोई में क्या करते हैं, खाना बनाते हैं ना, तो खाना जब हम बनाते हैं तो उसमें से खाना अगर बनाना होगा, मतलब चावल को पकाना है, चावल दाल ये सब पकाना है, तो बिना ऊष्मा दिए चावल दाल नहीं पकता है। मतलब वो कौन सी क्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। खाना बना रहे हो तो वो कौन सी क्रिया है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, ठीक है। क्योंकि बिना ऊष्मा के अवशोषण के खाना नहीं बनेगा, हमारे दाल चावल नहीं बनेगा। तो लिखते हैं वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण होता है या होती है, उसे ऊष्मा शोषी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है N2 प्लस में O2 गिफ्ट करके लिखते हैं NO 2NO, ठीक है। अब देखो जैसे हमने कहा था कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में जो ऊष्मा निकलती है उसको हम उत्पाद के साइड प्लस लगा के लिखते हैं, लेकिन ऊष्मा शोषी अपक्रिया में जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम उत्पाद के साइड माइनस लगा के लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, -45 किलो कैलोरी, ठीक है। उत्पाद के साइड क्या लिखते हैं, माइनस लगा के लिखते हैं। अगला अपक्रिया है C प्लस में H2 बराबर क्या हो जाएगा, CH2 सल्फर डाई कार्बन डाई सल्फाइड। माइनस में कितनी ऊष्मा इसमें निकलती है, 20,000 ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। 20,000 कैलोरी 20,000 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसलिए हम उत्पाद के साइड क्या किए हैं, माइनस लगा के लिखे हैं। लेकिन अगर इसी को हम अभिकारक की ओर लिखेंगे तो प्लस लगा के लिखेंगे, या करके ऐसे भी लिख सकते हो C प्लस H2। अब इसको इधर हम लिख सकते हैं प्लस में 20,000 कैलोरी और गिफ्ट करके C
H2 मैथ की तरह बिल्कुल है, ठीक है। इधर माइनस है तो उधर लिखेंगे तो प्लस लगा के लिख देंगे। तो ये हो गया उष्मा शोषी अपक्रिया। अब कोई भी उष्मा शोषी अपक्रिया ना अगर निम्न ताप पर हो रही है तो स्वतः नहीं होगी। मतलब अगर तापमान बहुत कम है ना तो अपने आप उष्मा शोषी अपक्रिया नहीं होगी, लेकिन अगर तापमान उच्च है ना तो अपने आप होगी। स्वतः का मतलब अपने आप होना, अस्वतः का मतलब अपने आप नहीं होना। तो लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, एक लाइन और इसके बाद लिख देते हैं कि उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया निम्न ताप पर, निम्न ताप पर अस्वतः, अस्वतः तथा उच्च ताप पर, उच्च ताप पर स्वतः होती है, स्वतः होती है, ठीक है। ये बात है, स्वतः होती है। तो इस पीढ़ी में हमने बात की है विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इसमें एकल प्रतिस्थापन और द्वि प्रतिस्थापन हमने पढ़ा, और उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी पढ़ा। अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, आक्सीकरण और अपचयन के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।